आज का टॉपिक है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मोटिवेशनल कोड क्या है? देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले नहीं जागते, बल्कि कुछ सरफिरे भी अपना कैरियर बनाने के लिए जागते हैं। सही है? तो ये बात फैक्ट है। देर रात तक लोग चैटिंग करते हैं, लेकिन वो उनका कुछ होता नहीं है। वो चैटिंग की तरह द चैट बन जाते हैं, और द चैट मतलब कोई खा के किनारे कर देता है। और अगर स्पेशल बनना है तो रातों को जागो, ताकि आपके पीछे दुनिया भागे, आप दुनिया के पीछे मत भागो। सही है? आज का टॉपिक है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपके एनसीईआरटी में दिया होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के नाम से। दोनों का मतलब एक ही निकलता है। जल्दी टाइम से आया करिए, पहली बात। तो दूसरी बात कि क्लास में डेकोरम मेंटेन रहना चाहिए। आज का टॉपिक है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपके एनसीईआरटी में ये इस नाम से दिया है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। मैंने थोड़ी सरल भाषा में इसको बताया है क्या होता है। देखो, हमारी बॉडी में दो तरह का कंट्रोल होता है, एक न्यूरल कंट्रोल और एक केमिकल कंट्रोल। दोनों में क्या अंतर है, सुनिए मेरी बात पहले। हमारे शरीर में ऑर्गन भी है और सेल भी है। हमारे शरीर में क्या है, ऑर्गन है कि नहीं है, यानी अंग है कि नहीं है। अच्छा, अंगों को कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। हमने पढ़ा था अंग को कंट्रोल कौन कर रहा है, आंसर आएगा ब्रेन। अगर हमारे अंग को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है तो हमारे सेल को कंट्रोल कौन कर रहा होगा? आप बोलोगे सर नर्वस सिस्टम, जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूं सेल के अंदर नर्व की सप्लाई तो कैसे कंट्रोल करेगा। सवाल ये उठता है कैसे कंट्रोल करेगा। अगर हमारे ऑर्गन के अंदर नर्व की सप्लाई है, यानी तंत्रिकाओं की सप्लाई है, पर हमारे सेल के अंदर तंत्रिकाओं की सप्लाई नहीं है, तो सवाल ये है ये इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कैसे किया जाएगा, इसको नियंत्रित कैसे किया जाएगा। इसका नियंत्रण करने के लिए नर्वस सिस्टम नहीं, बल्कि केमिकल कंट्रोल किया जाएगा, यानी रासायनिक तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। और उन केमिकल या रसायन को बुलाते हैं हार्मोन्स। क्या बुलाते हैं? हार्मोन्स। तो देखा जाए तो ये चैप्टर हार्मोन वाला चैप्टर है। इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा हुआ हमारा तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर था। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग यानी ऑर्गन है। उन ऑर्गन को ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और बहुत फास्ट कंट्रोल करता है, और पॉइंट टू पॉइंट काम करता है। पॉइंट टू पॉइंट, यहां छुओ पता चल जाएगा, 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 कहीं भी छुओ पता चल जाएगा। क्यों? पॉइंट टू पॉइंट काम कर रहा है। फास्ट काम कर रहा है कि स्लो काम करता है? सर फास्ट काम करता है, क्योंकि छूते ही पता चल जाता है। राइट है ना? और इसका असर तुरंत खत्म भी हो जाता है। छुआ, आपको पता चला, हटाया, असर खत्म। बोलो। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है? हमारे सेल्स में, हमारे कोशिकाओं में किस चीज की सप्लाई नहीं है? सर न्यूरॉन्स की या तंत्रिका कोशिकाओं की सप्लाई नहीं है। अब सवाल ये उठता है, क्या कोशिकाओं को कंट्रोल नहीं करना होता है? आंसर आएगा कोशिकाओं को भी तो नियंत्रित करना है। केवल हार्ट को नियंत्रित करना है कि हार्ट की कोशिका को भी नियंत्रित करना है? हार्ट एक अंग है, हार्ट को तो नर्वस सिस्टम ने कंट्रोल कर लिया। क्या हार्ट की कोशिकाओं को नहीं जरूरत है कंट्रोल करने की? सर वहां भी जरूरत है। कंट्रोल हर जगह होना चाहिए। कंट्रोल क्लासरूम में है तो कंट्रोल आपके घर में भी है। क्लासरूम में टीचर का तो आपके घर में पापा का या दादाजी का। कंट्रोल नहीं होगा कोई चीज चल ही नहीं सकती। बिना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कुछ हो ही नहीं सकता। बिना कंट्रोल के कुछ हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि पापा के ऊपर भी किसी और का कंट्रोल हो, जैसे मम्मी, है ना? कंट्रोल तो है और कोऑर्डिनेशन भी है। जरा एक बार पापा कुछ करके तो देखे, मम्मी के क्या आओ,
आओ जरा किनारे आओ, और दे बेलन दे बेलन, दे जूते दे लात, है ना, सुधर जाएंगे पापा, है ना, क्लियर है ना, एक्सपीरियंस बोलता है, समझे। देखो इसका मतलब क्या, देख के सुन के लेके सब पता चल जाता है एक्सपीरियंस। तो एनीवे आपको मैं बात ये कर रहा था कि आपकी बॉडी में जो हार्ट है वो एक अंग है, इस अंग को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। हमने देखा था कि हमारे मेडुला में कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है जो इसे कंट्रोल कर सकता है। लेकिन एक बात बताओ, हार्ट की जो कोशिकाएं हैं वहां तो नर्वस सिस्टम का वायर गया ही नहीं, वायर यानी तंत्रिका कोशिका, वायर यानी तंत्रिका कोशिका तो वहां गई ही नहीं। जब वायर नहीं गया तो हमारी सेल को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, आंसर आएगा वायर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, वायर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, केमिकल तो जा सकता है ना वहां, उस केमिकल का नाम है हार्मोन। मतलब ये कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि नाम सुना है, एंडोक्राइन सिस्टम, देखा जाए तो इस चैप्टर का यही नाम है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी ने इसको बोला है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसका अर्थ निकलता है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब हमारे शरीर में कोशिकाओं को नियंत्रित करना है और कोशिकाओं में समन्वय स्थापित करना है, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। कोशिकाओं को डिस्टर्ब होने से बचाना है ताकि कोशिकाएं अपना अच्छे से कार्य कर सके, और यही कंट्रोल करता है कौन, एक केमिकल, बार बार बोल रहा हूं उस केमिकल का नाम हार्मोन। और हार्मोन जिन ग्रंथियों से निकलता है उनको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बोलो कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब सुनना मेरी बात, दो सिस्टम अब आपके सीन में है, दो सिस्टम आपके सीन में है, एक जो ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है यानी ऑर्गन, और एक जो आपके केमिकल से कंट्रोल हो रहा है यानी सेल। तो दो सिस्टम की तुलना करें, एक सिस्टम बहुत ही तेज है दैट इज नर्वस सिस्टम, दूसरा सिस्टम बहुत ही स्लो है दैट इज हार्मोनल सिस्टम। ये सिस्टम तुरंत तुरंत काम करता है, क्विक छुआ आपको पता चला, ये देर में काम करेगा। क्यों देर में काम करेगा, क्योंकि पता है हार्मोन निकलेगा, फिर सेल तक तैर के जाएगा ब्लड के थ्रू, फिर सेल उसको एक्सेप्ट करेगी, फिर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चेंज होगा यानी उपापचय चेंज होगा, तब जाके सेल कहीं नियंत्रित होगी। क्या समय नहीं लगेगा, लगेगा। इसमें क्या है, बस छुआ और करंट बह गई, करंट के रूप में जाता है। बताओ कौन फास्ट है, नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम, कौन स्लो है, किसमें न्यूरोट्रांसमीटर भाग लिए थे, नर्वस सिस्टम, किसमें इलेक्ट्रिकल रूप में संवेदना जा रही थी, इसमें केमिकल रूप में जा रही कि इलेक्ट्रिकल रूप में जा रही है, कंफर्म है ना। हमारे पीछे एक यानी हमारे स्मार्ट बोर्ड पे कुछ चीजें बनी हुई है, कुछ ग्लैंड्स के बारे में बताया गया है, कुछ ग्लैंड्स के बारे में बताया गया, इधर दिख रहा है कुछ हार्मोन्स के नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये सब हार्मोन के नाम है, वैसोप्रेसिन, एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन हार्मोन, पैराथायराइड, इंसुलिन, नाम सुने भी होंगे आपने, और मैं पढ़ाऊंगा भी, नाम सुने होंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अभी तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती है, ब्रेन में दो ग्लैंड होती है, सुनते सुनते जाइएगा, पहले ग्लैंड्स के नाम बता दें। पहले मैं आपको अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम बता रहा हूं, फिर नोट्स बनवाऊंगा। तो अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन सिस्टम ब्रेन में, ब्रेन से स्टार्ट करते हैं नीचे की तरफ चलेंगे। तो बताइए ब्रेन में दो है, ब्रेन में कितनी है, दो, एक ऊपर की तरफ है, एक ऐसे नीचे की तरफ है, एक थैलमस के ऊपर है और एक थैलमस के नीचे है, एक थैलमस के ऊपर है, एक थैलमस के नीचे है, ठीक है ना। तो जो थैलमस के ऊपर है उसका नाम है पीनियल, क्या, पीनियल, और जो थैलमस के नीचे है उसका नाम पिट्यूटरी। क्या समझे, ऊपर वाली नीचे वाली, समझ गए ना। दो ग्लैंड हमको क्लियर हो गई, दोनों ब्रेन में है। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां आएंगे, ये हमारा वायुनाल यानी विंड पाइप है, वायुनाल यानी विंड पाइप सुना होगा आपने, इसी को ट्रैकिया भी कहते हैं। ट्रैकिया के यहां पर एक ग्लैंड होती है जो एच के आकार की होती है, चलो दिखाते चलते हैं। ये ब्रेन है, ब्रेन के यहां पर देखो एक ग्लैंड है ब्रेन में नीचे की तरफ, नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड।
और पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के इस हिस्से से जुड़ी रहती, नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? और एक यहीं पे इधर की तरफ है ये ग्लैंड जो है, इसका नाम नहीं लिखा पर ये बता दें, ये है पीनियल ग्लैंड। पीनियल, PINEAL। दिस इज, देखो ये ऊपर की तरफ है और ये, इसका नाम पीनियल ग्लैंड है और इसका नाम हाइपोथैलेमस से कौन सी जुड़ी है? इतनी बात समझ में आई? आज अपना डिस्कशन बस इतने पे ही होगा। आज अपना डिस्कशन बस इसी टॉपिक पे होगा, क्योंकि ये सबका बॉस है, सारे हार्मोन का राजा, हार्मोन का राजा हाइपोथैलेमस। हार्मोन का राजा कौन है? तो राजा ही तो कंट्रोल करेगा सबको। बताओ, राजा कंट्रोल करेगा कि प्रजा को, कि प्रजा कंट्रोल करेगी राजा को? हाँ, तो राजा का नाम क्या है? हाँ, तो अभी देखेंगे, आगे बढ़ते। ये हाइपोथैलेमस, देखो इसके नीचे ग्लैंड होती, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखो यहां आप देख पा रहे हो, इसके गर्दन में ट्रैकिया जा रही है, ट्रैकिया ट्यूब। देखो, ओ छूने से तुझे 440 वोल्ट लगे, है ना? देखो यानी इसकी गर्दन में क्या है? इसकी गर्दन में वायुनाल यानी ट्रैकिया, इसकी गर्दन में वायुनाल यानी ट्रैकिया है। ट्रैकिया में एच के आकार की, कैसे आकार की? एच के आकार की एक ग्लैंड है और उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड कहां होती है भाई साहब? गर्दन में होती है। अब गर्दन में भी कहां? ट्रैकिया के सामने, ट्रैकिया के, ट्रैकिया के पीछे, ट्रैकिया के आगे कि पिछवाड़े में? आगे, समझे? हाँ, आगे वाले में। आगे देखो किस आकार की होती है? एच के आकार की होती है। इसलिए पता है आजकल जो थायराइड की दवाएं आती है या थायराइड के टेस्ट होते हैं ना, उसमें थायराइड के बाद TH की जगह सीधे ग्लैंड लगा देते हैं, नहीं समझे? ब्रांडिंग के लिए TH, थायरो केयर की जगह, मान लो कोई वो थायरो केयर कोई टेस्ट वाली संस्था है जो थायराइड का टेस्ट करती है, तो वहां लगा दिया थायरो केयर। और थायरो केयर की स्पेलिंग क्या हुई? THYRO। तो H की जगह क्या लिख देते हैं? क्या लगा देते हैं? ग्लैंड लगा देते हैं, क्योंकि किस शेप की होती है? अरे देखो भाई, सर H के आकार की, तो वो लोग H ना लिख करके क्या लिख देते हैं? ग्लैंड लगा देते हैं। समझ में आई? याद रहेगा ऐसे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बताओ कितने लोब हैं? सर 2 लोब हैं, एक इधर एक इधर, और बीच से कनेक्टेड है। कोई डाउट है? एक क्वेश्चन तो यही आता है, थायराइड ग्लैंड की पोजीशन बता दो, ट्रैकिया के सामने। अच्छा, और वोकल कॉर्ड के नीचे, स्वर तंतु के नीचे, बोलने वाले तंतु के नीचे, स्वर तंतु सुना है? जहां से आवाज निकलती है उसे बोलते हैं स्वर तंतु या वोकल कॉर्ड। बोलो क्लियर है? चलो ये सही है। अब देखो ये इसका फिगर, ये फ्रंट का फिगर है कि बैक का फिगर है? फ्रंट का फिगर है ना? फ्रंट का फिगर है क्योंकि फेस नजर आ रहा है, क्योंकि बाल नजर आ रहे हैं, है ना? तो ये फेस का फिगर है, ठीक है ना? अब ये फेस का फिगर है तो ये इसका वेंट्रल भाग है। कौन सा भाग है? ये जो हमारा अगवाड़ा है ना, ये वेंट्रल वाला भाग है। और जो पिछवाड़ा है ना, ये कौन सा भाग है? डॉर्सल। बताओ आगे का भाग कौन सा है? इसको बोलते हैं हिंदी में, वेंट्रल भाग को हिंदी में बोलते हैं अधर भाग, अधर। और इसको बोलते हैं डॉर्सल भाग। ये कौन सा भाग है? डॉर्सल भाग यानी पृष्ठ भाग। और ये किनारे को बोलते हैं लैटरल यानी पार्श्व भाग। फिर से सुनो, अब दोबारा नहीं बताएंगे, ये इंग्लिश में बोलो, वेंट्रल पार्ट या फिर अधर भाग, हिंदी बता रहे हैं। ये लेटरल भाग, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये लेटरल भाग, और हिंदी में बोलते हैं पार्श्व। और ये है, ये डॉर्सल, हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे जल्दी बोलो, जल्दी नहीं बोले, देखे पड़े हो। चलो, डॉर्सल, है ना? अब देखो जरा इधर देखो, जब ऐसे देखते हैं किसी व्यक्ति का थायराइड ग्लैंड, तो उसका एंटीरियर पोर्शन दिखाई पड़ता है। यानी देखो वेंट्रल साइड से देखोगे तो एच से दिखाई पड़ेगा। और अगर आप पीछे घूम गए, अगर इसको घुमा दे पीछे, अगर इसको पीछे घुमा दे, इसका फेस मेरी पोजीशन पे आ जाए, तो अब इसका कौन सा भाग दिखने लगा? डॉर्सल। और डॉर्सल भाग दिखेगा तो आपको एच शेप नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि देखो ये वाला, ये जो हिस्सा है ना, छुप जाएगा, केवल ये वाला लोब और ये वाला लोब दिखाई पड़ेगा।
तो डॉर्सल साइड से देखने पर कैसा होगा और वेंट्रल साइड से देखने पर कैसा होगा, इससे क्वेश्चन आता है। बताओ वेंट्रल साइड से देखने पर किस शेप का दिखाई पड़े, और डॉर्सल साइड पर देखने पर एच शेप दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल दोनों लोब दिखेंगे, वो भी पीछे से, दोनों लोब दिख रहे हैं पीछे से। और एक चीज और दिखने लगी, हर एक लोब के, सुन लो, हर एक लोब के कोने पे, ये लोब है, ये कोना, ये कोना, ये लोब है, ये कोना, ये कोना, यहां पर एक और ग्लैंड होती है। अब वो होती है पैरेलल टू थायराइड। ये थायराइड है, ये थायराइड है कि नहीं है, और ये उसके पैरेलल है कि नहीं है, तो नाम क्या दें सर, पैराथायराइड ग्लैंड दे देते हैं। तो रट क्यों रहे हो भाई, जब अपने पास ऊपर वाले ने भेजा दिया है, भेजा है, तो कम से कम उसका यूज करो। बताइए थायराइड ग्लैंड के पैरेलल वाली ग्लैंड का नाम, आगे से दिखेगी पीछे से, आगे के भाग को क्या बोलते हैं वेंट्रल, पीछे के भाग को क्या बोलते हैं डॉर्सल, और साइड वाले को क्या बोलते हैं, हमारे हाथ कहां से लगे हुए हैं लेटरल। हमारा ये पार्ट कौन सा है, हमारा ये पार्ट कौन सा है। अच्छा ऐसे देखने पर किस शेप की दिखाई पड़ेगी, ऐसे देखने पर क्या एच शेप की दिखाई पड़ेगी, नहीं, तो उधर क्या दिखाई पड़ेंगे, दो लोब, और हर एक लोब में कितने पैरेलल ग्लैंड होती, दो पैरेलल ग्लैंड है हर एक लोब में, दो, नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। और ये जो थायराइड है ये पिंक कलर का होता है, और ये जो अपना पैराथायराइड है ये रेड कलर का होता है। सही है ना, चलो ये बात क्लियर हो गई। तो हमारे पास कुल कितनी पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है, हर एक लोब में कितनी पाई जाती है, दो, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। और हमारे थायराइड ग्लैंड में कितने लोब होते हैं, और इसका आकार कैसा दिखता है, देखो इतने सारे क्वेश्चंस पता चल गए। अभी मैं सब लिखवाऊंगा डिटेल में। देखो एक ग्लैंड है हमारे पास, एक ग्लैंड है, पहले बताओ ये डॉर्सल में ग्लैंड है कि वेंट्रल में, हाँ आगे की तरफ है, यहाँ पे जस्ट दोनों लंग्स के बीच में, हार्ट के सामने, हार्ट के आगे और चेस्ट बोन के पीछे। मेरी बात समझो, यहाँ हार्ट है, हार्ट के यहाँ पे है, और ये चेस्ट बोन है इसके बीच में, समझ रहे हो, ये चेस्ट बोन है, ये हड्डी कौन सी है चेस्ट बोन, और उसके पीछे दिल है, उसके पीछे दिल है, और उसके बीच में कोई आ गया, तो जो दिल के बीच में आ गया है वही है थाइमस। जो चेस्ट बोन और दिल के बीच में आ रहा है, जो दिल के सबसे करीब है वही ग्लैंड है थाइमस। बताओ दिल के सबसे करीब ग्लैंड, दिल के सबसे करीब ग्लैंड थाइमस की थायराइड, हाँ थाइमस अलग है थायराइड अलग है। बताओ दिल के सबसे करीब कौन सी है, थाइमस। और सबसे बड़ी बात, जब हम लोग पैदा हुए तब ये ग्लैंड क्या है, बड़ी थी, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी ये ग्लैंड छोटी होती जाएगी। यानी जब पैदा हुए तब बड़ी थी, और जब हम लोग जैसे जैसे एज बढ़ी धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, ओल्ड एज आते आते बिल्कुल छोटी हो जाएगी। अच्छा ओल्ड एज आते आते अगर छोटी हो जाएगी तो पता है ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करता था। अब बताओ जब ये छोटा हो रहा है तो प्रतिरोधक क्षमता मेंटेन करने की ताकत कम हो गई, इसीलिए व्यक्ति ओल्ड एज में जा करके ज्यादा बीमार पड़ता है। बोलो हम सब ओल्ड एज में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है 10, 12, 15 बीमारियां अपने आप आ जाएंगी, है ना। क्यों, क्योंकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता घटेगी, क्योंकि ओल्ड कहते हैं, ओल्ड मतलब ओल्ड एज मतलब क्या, बीमारियों का घर, वो सबको होना है, सब लोग ओल्ड होंगे। ये बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमको बड़ा किया, पहले पैदा हुए, यंग हुए, फिर एकदम पीक पे आ गए, उसके बाद धीरे धीरे बूढ़े होने लगेंगे, एज बढ़ेगी, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक है ना। तो यही ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करती है हमारी प्रतिरोधक क्षमता को, और इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी से संबंधित ग्लैंड का नाम बताइए। अच्छा दिल के सबसे करीब है कि नहीं है, अच्छा ओल्ड एज में जाने पर छोटी होगी कि बड़ी होगी, इसलिए व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होगी। तो आप कितनी ग्लैंड सीख गए, चार ग्लैंड के बारे में थोड़ा थोड़ा सीख गए, अभी तो डिटेल में चलेंगे बाद में। एक ऐसी ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर है, और किडनी के, सुन लो, अगर कोई चीज बहुत करीब हो, तो उसके लिए लगाते हैं एड, क्या लगाते हैं, अच्छा, और किडनी के लिए वर्ड यूज करते हैं रीनल, किडनी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, रीनल। बताओ हार्ट के लिए कार्डियक, किडनी के लिए रीनल, लंग्स के लिए पल्मोनरी। तो बताओ जल्दी से क्या नाम पड़ा, हेड मतलब पास में है, रीनल मतलब किडनी के पास में है, किडनी के ऊपर होती है, टोपी जैसी होती है, हैट लाइक होती है, उसको ढके रहती है,
किडनी को स्टाइलिश बनाती है? नहीं। देखो, किडनी को स्टाइलिश बनाती है, किडनी से चिपकी रहती है, नाम पड़ा एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर है, तो मैं आपको बताऊंगा, ऊपर के लिए सुप्रा वर्ड यूज करते हैं और किडनी के लिए रीनल वर्ड यूज करते हैं, तो उसका दूसरा नाम सुप्रा रीनल ग्लैंड। सुप्रा रीनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड। और ये जो हार्मोन निकालती है वो ब्लड में मिल जाता है और ब्लड से मिलके अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। ठिकाना क्या है अभी बात करेंगे, है ना। किडनी के ऊपर कैप की तरह होती है, तो एक एड्रीनल ग्लैंड भी समझ में आ गया। देखो, हमारे ब्रेन में कितनी ग्लैंड है? ऊपर वाली, नीचे वाली। पिट्यूटरी में 2 लोब होते हैं, एक आगे एक पीछे, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। थायराइड किस तरह की ग्लैंड है? एच शेप की। थायराइड में पैरेलल में कौन सी होती है? पैराथायराइड। पैराथायराइड कितनी होती है? किस कलर की होती है? राइट। फिर आगे देखो, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे गए तो हमको एक और ग्लैंड मिल रही है। वो ग्लैंड है आपकी ये वाली, इसको मैं दिखाऊं, एक बहुत अच्छा इसका फिगर है। ये देखो, ये हमारा लिवर है। लिवर दाहिनी तरफ होता है, पेट बाई तरफ होता है। लिवर किधर? ये लिवर है, ये मेरा लिवर है, ये मेरा पेट है, ये मेरा लिवर है, ये मेरा पेट है, ठीक है ना। कुछ लोग का ऐसे होता है, मटके जैसा, है ना। मतलब बुलेट पे बैठने से पहले उसमें टंकी पे रखना होता है, सेट करना होता है ना। और जो लोग स्कूटर वगैरह चलाते तो ऐसा चलता रहता है, नहीं। हाँ, देखो, तो लिवर और स्टोमक। स्टोमक किधर? स्टोमक किधर? लेफ्ट साइड। और बताओ, ये लिवर किधर? राइट साइड। लिवर के नीचे एक सी शेप छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत के सी शेप भाग को बोलते हैं डोडेनम। छोटी आंत के सी शेप भाग को क्या कहते हैं? डोडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के सी शेप, सी शेप दिख रहा है? ये सी शेप दिख रहा है, ये दिख रहा है सी शेप। नाम क्या है इसका? अब डोडेनम में एक ग्लैंड ऐसे फंसी हुई है, देखो ऐसे फंसी हुई है, ये ग्लैंड ऐसे आके ऐसे फंसी हुई है, इसी का नाम है पैंक्रियास। हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय, ठीक है ना। अग्नाशय बोलते हैं हिंदी में, और वैसे इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियास। और आप सब लोग जानते होंगे, तो इसकी पोजीशन क्या है? डोडेनम के सी शेप आर्म में प्रेजेंट होती है, राइट। और पता है आपको, अभी तक जितनी ग्लैंड बताई थी वो सारी की सारी एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन ये एक मिक्स ग्लैंड है। मिक्स्ड मतलब इसमें कुछ भाग अंतःस्रावी है यानी एंडोक्राइन, और कुछ भाग एक्सोक्राइन है, यानी ये मिक्स ग्लैंड है। बताओ मिक्स ग्लैंड का नाम? मिक्स ग्लैंड का नाम, हाँ, मिक्स ग्लैंड का नाम जो है वो ये। कंफर्म? आगे बढ़ते हैं। हमारे टेस्टिस और हमारी ओवरी, ये आपकी 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ फिगर है। चैप्टर 2 में पढ़ाऊंगा, जब टॉपिक में आएगा आपको शेड्यूल मिला है उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है ना। किसी का कुछ छूटा नहीं, क्योंकि किसी जिसने लेट लिया है एडमिशन उसका आगे शेड्यूल में है, उसका आगे शेड्यूल में है। इसलिए कोई ये मत सोचो कि किसका छूट गया, किसी का कुछ नहीं छूटा है, ये मैं बता रहा हूं आपको, उसमें बिल्कुल टेंशन मत लो। जो पढ़ाया जा रहा है वहीं से पिकअप करो, किसी का कुछ नहीं छूटा, कुछ नहीं छूटा, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो बताओ, ये टेस्टिस को काट दिया गया है। ये टेस्टिस यानी कि टेस्टिस को हिंदी में बोलते हैं वृषण। वृषण को काट दिया गया और काटने के बाद ऐसा दिखता है। तो जब आप इसको काट के देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारी सेल्स होती है, उनमें से कुछ कोशिका, जिसका नाम अभी शायद आप ना जानते हो इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा, कुछ कोशिका निकालती है क्या? एंड्रोजन नाम का हार्मोन। कौन सा? एंड्रोजन नाम का हार्मोन। और एंड्रोजन का मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। क्यों? क्योंकि टेस्टिस से निकल रहा है, और स्टेरॉइड है नेचर में। स्टेरॉइड है नेचर में, नाम क्या पढ़ा हम लोग के अंदर? एंड्रोजन निकलता है कि एक्सट्रोजन? अच्छा बताओ, एक बार कोई, देखो बुरा मत मानना फीमेल लोग, फीमेल भाई लोग, मजाक चल रहा है। एक बार मेल के पेट में बात पच जाएगी, पर फीमेल के पेट पे बात नहीं पचेगी, ये गारंटी है, ये गारंटी है भाई साहब, लिख के ले लो। और फिर दुनिया में जब भी ये बात आए मुझे याद जरूर करना, और एक सैल्यूट जरूर मारना कि सबने सही बात कही थी। चलो ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है क्या कि हम लोगों के अंदर बात रह जाती है, वो नहीं निकलती है। अब अंदर के लिए क्या वर्ड यूज करें? एंड्रो की एक्स्ट्रो?
एंड्रो के एक्स्ट्रो, और उनके बाद निकल आती है। जरा सा बोलो। अच्छा, वो गुप्ता जी की वाइफ ने कौन से कलर की साड़ी पहनी थी? तुरंत आएगा, अरे उन्होंने तो पिंक वाली पहनी थी। अरे लेकिन शर्म की बात ये ना कि मेरा वाला पिंक उनके पिंक से हल्का सा मैच कर गया। आज ही मैं इनको कहा था, आज ही मैं जरा से इनको खोमचे में लेती हूँ, है ना। जो ये साड़ी का कलर मैच हो गया, मतलब कलर मैच तो चलो छोड़ दो, नेल पेंट मैच हो गया तो बवाल। उसमें हस्बैंड की क्या गलती भाई? नेल पेंट तुमने लगाया, नेल पेंट तुमने मैच कराया। नहीं नहीं, आप ही ने कहा था अच्छा खासा मैं पीला ले रही थी, आपने कहा पिंक लीजिए, गुप्ता जी की वाइफ को बहुत पसंद है, लो। और उसमें भी बवाल हो जाएगा। आपको कैसे पता था कि गुप्ता जी की वाइफ को पिंक पसंद है? भले वो इत्तेफाक हो, पता लगा डिवोर्स हो गया, है ना। चलो, ये तो कुछ वैसे हो गया जो कपिल शर्मा की मूवी नहीं बनी थी, क्या नाम था? क्या नाम था? हाँ, किस किस को प्यार करूं, तो वही किस किस को प्यार करूं। चलो, अब देखो, नाम भी कितना अच्छा था, किस किस को प्यार करूं। चलो आगे, ये है ओवरी। ओवरी से कौन सा निकलता है? एस्ट्रोजन की एंड्रोजन, एस्ट्रोजन की एंड्रोजन। हाँ, याद रहेगा ना। देखो मजाक था भाई, है ना। ये लोग पता लगा अभी नाराज हो रहे हैं, और क्या नाम है, रक्षाबंधन आ रहा है, अभी जूते निकाल के पीछे पड़ रहे, है ना। कहे सर आपने हमको मेरी बेइज्जती करी थी, और वैसे भी इनके पास माल आने वाला है अभी। अरे माल त्योहार आ रहा है इनका 20 तारीख को, है ना। माला माल होने वाले हैं लोग। चलो आगे देखो, कुछ कुछ हमें भी दान कर देना, पुण्य मिलेगा। चलो आगे देखो, एनीवे बहुत मजाक हो गया, वापस आओ। तो पीनियल ग्लैंड ऊपर और पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे ब्रेन में, ठीक है ना। अच्छा, आपको लगता होगा, और मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं स्टूडेंट था, यही लगता था कि सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड से ही हार्मोन निकलते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब आप डिटेल में चलेंगे, मैंने भी डिटेल में जब स्टडी की तो क्या पता चला? पता ये चला कि सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड ही हार्मोन नहीं निकालती, कुछ ऐसी भी ग्लैंड्स हैं, जो कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि के पार्ट नहीं है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड के पार्ट नहीं है, पर वो लोग भी क्या निकालते हैं? वो सब भी क्या निकालते हैं? हार्मोन्स निकालते हैं। तो वो नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड है पर हार्मोन निकाल रही है। जैसे आपका हार्ट, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आपके हार्ट से एक हार्मोन निकलता है, नाम है एएनएफ, नाम है एएनएफ, नाम सुना होगा, और नहीं सुना है तो मैं इसी चैप्टर में सुनाऊंगा, है ना। तो हमारा हार्ट भी एक हार्मोन निकालता है, नाम है एएनएफ, आया हुआ क्वेश्चन है। उसके अलावा हमारी किडनी का मेन काम है उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन, यानी कचरे को निकालना, याद है। और दूसरा काम था परासरण नियंत्रण यानी ऑस्मो रेगुलेशन। लेकिन हमारी किडनी कुछ हार्मोन्स भी निकालती है, उसमें से एक का नाम आप जानते हो गया, RENIN, रेनिन, और दूसरे का नाम है एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन। तो एक एरिथ्रोपोइटिन भी होता है, समझ में आई बात। अब आगे, स्टोमक से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, आपको इसी चैप्टर में बताया जाएगा। गैस्ट्रिन, GASTRIN, गैस्ट्रिन, और एक होता है GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, और इनका काम भी बताया जाएगा, इनका केमिकल नेचर भी बताया जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा, इसी तरह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कुछ हार्मोन निकलते हैं, जबकि ये सारे तो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, they are not endocrine gland but they can secrete some hormone for the adjustment of the body, for the adjustment of the body, इसलिए इनको भी माना गया है क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड का हिस्सा, ठीक है। ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड का हिस्सा है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, हमने ये सारी आपको एक बार बता दी। एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करते हुए फिर टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए, हमारे ब्रेन में कौन सी दो ग्लैंड होती है? पीनियल और पिट्यूटरी, ऊपर वाली, नीचे वाली। अच्छा, सभी ग्लैंड का जो किंग है, किंग वो कौन है? हाइपोथैलेमस। कंट्रोलर कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे वाली ग्लैंड का नाम पूछा जाए तो क्या जवाब? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं कि नहीं बोलते? अच्छा, लेकिन पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस, तो इसको सुपर मास्टर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? या रियल मास्टर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? रियल मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस।
मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी, पिट्यूटरी इज मास्टर ग्लैंड, पर वो मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रहा है। देखो ये इसका भी बाप है, यानी दादाजी हैं। ये अगर सबका बाप है, मास्टर ग्लैंड बोला है, तो ये मास्टर के बाप है। नाम है क्या? सुपर मास्टर, यानी दादाजी हैं, है ना। यानी कि बताओ सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल कौन करता है? लगभग मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड का नाम पिट्यूटरी, लेकिन मास्टर ग्लैंड का कंट्रोल कौन कर रहा है? तो मास्टर ग्लैंड का मास्टर कौन है, यानी रियल मास्टर कौन है? राइट। ओरिजिनल मास्टर कौन है? सुपर मास्टर कौन है? राइट। समझ में आई बात? थायराइड ग्लैंड आपको पता है, ये डोर्सल व्यू की वेंट्रल। क्या यहाँ पैराथायराइड ग्लैंड दिखाई पड़ेगी? अच्छा यहाँ किस शेप का दिखाई पड़ेगा? अच्छा जब ऐसे घूम जाएंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा? ऐसा। ऐसा मतलब पैराथायराइड ग्लैंड कितनी है? हर एक लोग में कितनी? ठीक है ना, पैरेलल है ना, इसलिए नाम पड़ा पैराथायराइड ग्लैंड। अच्छा पिंक कलर की ग्लैंड पूछी जाए तो, और रेड कलर की पूछी जाए तो कितने लोग प्रेजेंट है? दोनों लोग को ये हिस्सा जोड़ता है। इस हिस्से को आगे बताएंगे क्या कहते हैं, स्थमस। क्या कहते हैं? स्थमस। ये जो दिल के सबसे करीब है उसका नाम, ये आपके हार्ट के एरोटा के आगे होती है। हार्ट से जो डक्ट निकलती है उसको एरोटा कहते हैं। हार्ट से जो खून लेके निकलता है, हार्ट से खून निकलता है ना, हार्ट का काम है खून को पंप करना। तो जो खून बाहर आ रहा है, ठीक है ना, वो जिस पाइपलाइन से बाहर आ रहा है उसको बोलते हैं एरोटा, महाधमनी। एरोटा या महाधमनी, ये उसके आगे है और हमारी चेस्ट बोन के पीछे है, यानी दोनों के बीच में है। हार्ट के सबसे करीब कौन सी है? हार्ट के सबसे करीब कौन सी है? थाइमस। उम्र के साथ साथ घटती जाती है, जिससे व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी भी घटती है। यही कारण है कि ओल्ड एज जाने पर हमारी प्रतिरोधक क्षमता घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी, है ना। उसके बाद हमारी किडनी के ऊपर वाली ग्लैंड को क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड का दूसरा नाम सुप्रा, मतलब ऊपर, और रीनल मतलब किडनी। तो किडनी के ऊपर है ना, नाम पड़ा सुप्रा रीनल ग्लैंड। ठीक है। अच्छा किडनी में दो भाग होते हैं, बाहर का हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर का मेडुला। तो सुनो, संगत का असर तो वैसे ही होता है। अब मेरी बात नहीं समझ पाया, संगत का असर वैसे ही होता है। ये यहाँ बैठा था, इसके पास कॉर्टेक्स और मेडुला था, ये कहने लगा नहीं मैं भी इसके पास बैठा हूं तो मेरे पास भी क्या होना चाहिए। तो बताओ एड्रीनल एड्रीनल ग्लैंड में कितने पार्ट होते हैं? दो, बाहर पतला वाला और अंदर मोटा वाला। दिखाऊं? ये देखो, बाहर पतला वाला कॉर्टेक्स, अंदर मोटा वाला। और कहाँ बैठा हुआ है? संगत का असर है कि नहीं है? इसमें भी बाहर के हिस्से को कॉर्टेक्स और अंदर के हिस्से को मेडुला। वैसे इसके भी बाहर के हिस्से को कॉर्टेक्स और अंदर के हिस्से को मेडुला कहते हैं। ठीक है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग कहलाता है डोडनम, और डोडनम का आकार, डोडनम का आकार इसी सी शेप में, मान लो ये सी शेप है, यहाँ पे एक ग्लैंड फंस गई, ये सी शेप में एक ग्लैंड फंस गई, ये कौन सी है? ये पैंक्रियास, हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। ये एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो दोनों है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। इसका ज्यादा हिस्सा एक्सोक्राइन है, थोड़ा सा हिस्सा एंडोक्राइन है। आपने सुना होगा थोड़े हिस्से का नाम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस के द्वीप समूह, सुना है ना? वो यही होता है, वो यही होता है, इसके अंदर होता है। और हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। क्या हमारी टेस्टिस और किडनी भी हार्मोन निकालती है? यस सर। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है? एंड्रोजन की एस्ट्रोजन। एंड्रोजन, वो जो हमने मजाक में बात कही थी याद कराने की, वो एंड्रोजन, एंडो मतलब अंदर, और यहाँ बात नहीं पचती मतलब एक्सो बाहर आ जाती है, मतलब एस्ट्रोजन। एंड्रोजन किसमें निकलता है? मेल में। एस्ट्रोजन किसमें निकलता है? ये कहां से निकलता है? टेस्टिस। और ये कहां से निकलता है? ओवरी। ओवरी, और ओवरी में भी कहां से निकलता है? ये टेस्टिस में कहां से निकलता है? ये इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ये सारी मैंने आपको बता ही दी। अब आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इसको बहुत शुद्ध भाषा में बोल सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, हम जो पढ़ रहे हैं, अंतःस्रावी तंत्र। आपकी एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी कहती है केमिकल
कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अभी हमने जिस नाम से पढ़ाया था वो था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सब एक ही अर्थ है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब एक ही नाम है। मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हो, उसी को एनसीईआरटी ने कहा है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, और उसी को मैंने कहा था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इतनी बात क्लियर है? देखो, इन बॉडी दो सिस्टम है, एक है न्यूरल सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, जो अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, जो आज पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत आज की है। हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। यानी एंडोक्राइन सिस्टम को ही बोलते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या फिर बोल सकते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हमारे शरीर में दो सिस्टम है, ऐसे तो बहुत है, लेकिन जिसकी चर्चा चल रही है वो दो हैं, और एक है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, और एक है एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र। हमारा सारा फोकस यहाँ होगा। फिर सर उसको क्यों पढ़ा रहे हैं, बिना उसके ये अधूरा है। ये क्या है ना, ये दो जिस्म एक जान है, ये दो जिस्म एक जान है, ये दिख रहे हैं अलग अलग, काम करेंगे एक साथ, इसलिए मैंने बोला दो जिस्म एक जान है। ये आपको दिख रहा है दो अलग अलग चीजें, पर ये काम एक साथ करते हैं, हाईली कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। एक थोड़ा अपर लेवल पे काम करेगा, फास्ट लेवल पे काम करेगा, एक थोड़ा बॉटम लेवल पे काम करेगा यानी सेलुलर लेवल पे काम करेगा। और इसी बात को अभी हम अगले पेज में लिखने जा रहे हैं। अब चूंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं। इनके नीचे आपको कंटिन्यू करना है। समझ आई बात? यहां तक चीजें क्लियर हो गई? बढ़े आगे।
तो हमारे शरीर में कितने तंत्र हैं? 2। एक है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, और एक अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली ये है। इसको इसलिए तुलना करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने कहा ना, दो जिसमें एक जान है, यानी दे वर्क ज्वाइंटली कि दे वर्क सेपरेटली? ज्वाइंटली, इन सिंक्रोनाइज फैशन के अनसिंक्रोनाइज, मतलब ये दोनों मिलजुल करके बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे। ये उसकी बात मानेगा, ये इसकी बात मानेगा, है ना। दोनों मिलके एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना करके सिंक्रोनाइज फैशन में काम करेंगे, सिंक्रोनाइज फैशन में काम करेंगे। पूरा बंद कर दीजिए भाई, उतनी जगह क्यों हवा के लिए छोड़ देते हो भाई? एसी का सीधा सीधा फंडा है क्या कि जितना वेंटिलेशन कम होगा उतना अच्छा काम करेगा, है ना। अब उधर इसलिए मत देखो क्योंकि वो इमरजेंसी है। किसी दिन एसी फेल हो जाता है तब यही काम आता है, एग्जॉस्ट बाहर निकाल देता है, सही है ना, इसलिए वो इमरजेंसी में लगाना पड़ा है। एनीवे, न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दो सिस्टम है, इनके बारे में नेक्स्ट पेज में कुछ बातें बता रहे हैं। आइए कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कैसे होता है? ये फास्ट वर्किंग है कि स्लो वर्किंग? ये फास्ट वर्क करता है। आप फास्ट को क्विक भी बोल सकते हो, आप फास्ट को क्विक भी बोल सकते हो। ये स्लो वर्किंग है, यानी धीरे धीरे काम करेगा। ये पॉइंट टू पॉइंट काम करता है। सर पॉइंट टू पॉइंट का क्या मतलब है? बता रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट काम करता है। देखो ये है हमारी नर्व, हमारी नर्व कुछ ऐसे है, रफ रफ आइडिया ले लें। हमारी नर्व कुछ ऐसे है, इसका ये फूला हुआ भाग होता है साइटोन, है ना। यहां से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है, एक दो ऐसे बना दे, ठीक है ना। जिससे मतलब है वो बात बताते हैं। इसको बोलते हैं एक्सॉन, सबने नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं एक्सॉन। और ये है क्या यहां से यहां तक की? ये है नर्व सेल। नर्व सेल को बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। ये है हमारी तंत्रिका कोशिका, इसके लिए न्यूरॉन्स की जरूरत पड़ती है, इसी को न्यूरॉन कहते हैं। नर्व सेल या न्यूरॉन एक ही चीज है, हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। उसी का एक पार्ट है लंबा वाला एक्सॉन। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट से क्या मतलब है? जनरली हमारे नर्व के चारों तरफ कैसा चार्ज होता है? प्लस, ठीक है ना। हमारे नर्व के चारों तरफ प्लस और अंदर माइनस, ठीक है। लेकिन जैसे ही किसी स्थान पे छूते हैं तो वहां पे चार्ज पलट जाते हैं, वहां चार्ज पलट जाते हैं। जैसे यहां प्लस था तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखो यहां पे संवेदना इंपल्स में बदल गई, यहां पे टच का फीलिंग आ गया, टच का फीलिंग आया, अभी पता नहीं चला पर टच कर दिया, उसको पता चल गया, स्किन को पता चला है, ब्रेन को नहीं। अभी अभी ब्रेन तक जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जाएगा। तो जाएगा कैसे? करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव में बहती है, करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव में बहती है। तो देखो करंट इधर से यहां चली जाएगी, इधर से यहां चली जाएगी, यानी ये जो पॉइंट था ये खिसक के आगे चला जाएगा। ऐसे ही फिर आगे मान लो ये प्लस है तो यहां आ गया, तो ये प्लस से इधर चली जाएगी, ये प्लस से इधर चली जाएगी, जो करंट यहां थी वो आगे बढ़ जाएगी। अब बताओ पॉइंट टू पॉइंट काम किया कि नहीं किया? पॉइंट टू पॉइंट काम किया कि नहीं किया? पहले ए पॉइंट पर काम किया, हमने मान लिया इसको ए पॉइंट, फिर इसने बी पॉइंट पर काम किया, फिर सी पॉइंट पर काम किया, फिर डी पॉइंट पर काम किया। कोई दिक्कत नहीं ना। हालांकि मैं आपको एक बात क्लियर बताऊं, ये संवेदना इधर जाएगी, ये संवेदना इधर जाएगी। क्यों? आपको दिशा पता है? क्योंकि किधर से किधर जाती है? यहां से रिसीव होती है, इधर आती है, संवेदना इधर आती है, इधर से इधर जाती है ना। संवेदना इधर से इधर जाएगी, मतलब यहां से रिसीव होगी डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से इधर, इधर से इधर। बोलो क्लियर है? हालांकि हमारा कंसेंट वो नहीं था, हमारा कंसेंट वो नहीं था, हमारा कंसेंट था पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं पढ़ो, सही है कि गलत है? तो यहां तक मैं एरो थोड़ा डिफरेंट कलर से लगा दूं तो समझ में भी आएगा। ये देखो यहां से संवेदना रिसीव हुई, संवेदना यानी स्टिमुलस, संवेदना यानी स्टिमुलस, कोई भी संवेदना जो आती है स्टिमुलस बोलते हैं उसे। यहां से रिसीव हुई, रिसीव होने के बाद यहां गई, इस हिस्से को बोलते हैं साइटोन, यानी यहां चली गई साइटोन।
साइटोन ने भेज दिया एक्सॉन, एक्सॉन भेज देगा आगे, आगे से चला जाएगा इधर, बस इसके आगे दूसरी नर्व में चला जाएगा। इस तरह से संवेदना इधर से इधर जाती है। अब देख लो पॉइंट टू पॉइंट काम कर रही है, ठीक है ना, पॉइंट टू पॉइंट काम कर रही है। हम पॉइंट बदल देते हैं, ये पॉइंट का नाम इधर इधर से इधर ना लिख के इधर से इधर लिखे, और रुक जाना, इसको भी बदल देते हैं। ये प्लस, ये माइनस, इसको मान लो पॉइंट ए, इसको मान लो पॉइंट बी, इसको मान लो पॉइंट सी, और इस पॉइंट को अगर हमने टच किया, यहां अगर संवेदना आई, इस जगह पे आई, तो ये पॉइंट हो जाएगा डीपोलराइज्ड, यानी माइनस चार्ज बाहर हो जाएगा, अंदर प्लस चार्ज आ जाएगा। बोलो सही है। अब बी पे बाहर प्लस चार्ज है, अंदर माइनस। अब बताओ करंट किधर से किधर बहेगी? इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब एक ही करंट कहां पहुंच जाएगी, फिर बी से कहां पहुंच जाएगी, फिर सी से कहां पहुंच जाएगी, ऐसे आगे पहुंच जाएगी। तो देखो दिशा बता दी, इधर से इधर जा रही है। कोई डाउट है? तो पॉइंट टू पॉइंट काम कर रही है, फास्ट काम कर रही है, क्योंकि करंट बहुत तेज चलती है। करंट की स्पीड तो दुनिया जानती है, बहुत तेज है। चलो नेक्स्ट। ये स्लो वर्किंग है सर, चलो कोई बात नहीं है, दुखी होने की बात नहीं है। ये सेल टू सेल वर्क करता है, ये सेल टू सेल काम करता है, ठीक है ना। और इसका असर जो है ना, इसका असर ये शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड, ठीक है ना। इसका असर यहीं पे लिख रहे हैं, तुलना तो बराबरी में चल रही है ना, इसका तुलना यहां पे। अच्छा ये सेल टू सेल काम करता है, माना कि एक सेल है, माना कि लिख लेते हैं एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये सेल टू सेल काम करता है। सेल 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 यानी कोशिका, मतलब ये सेल टू सेल काम कर रहा है, मतलब यहां से यहां मान लो काम कर रहा है, या तो यहां से यहां काम कर रहा है ना। इसलिए पता है इसको क्या बोल सकते हैं, एक नाम इसके लिए भी बोल सकते हैं, क्या बोले सर? सर इसको बोलते हैं इंटर सेलुलर मैसेंजर, इंटर सेलुलर मैसेंजर, इंटर सेलुलर मैसेंजर, एक सेल से दूसरे सेल को मैसेज ले जा रहा है, यानी इंटर सेलुलर मैसेंजर बोल सकते हैं। और अगला पॉइंट, इस इंटरसेलुलर मैसेंजर का कोई नाम भी तो होगा। यस आपको, इसका नाम है हार्मोन, हार्मोन जो एक केमिकल है, और इस केमिकल का नाम है हार्मोन। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अब समझ में आया? ये शॉर्ट लिव्ड, और ये बताओ इसका असर लंबे समय तक होता है, मतलब शॉर्ट लिव्ड का उल्टा क्या होता है? लॉन्ग लिव्ड, मतलब इसका असर क्षणिक होता है, इसका असर लंबे समय तक होता है। ये वर्क्स एट ऑर्गन लेवल, बोलो, ये ऑर्गन लेवल पे काम करता था, यानी अंग के स्तर तक, अंग स्तर तक, ये अंग के स्तर तक काम करता था। और ये दिख ही रहा है साफ साफ, ये लिख रहते हैं, लिखते हैं सेल्स में न्यूरॉन्स की सप्लाई नहीं होती, सेल्स में न्यूरॉन्स की सप्लाई नहीं होती। इसीलिए हार्मोन जो कि केमिकल था, इसलिए हार्मोन द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसलिए हार्मोन द्वारा कंट्रोल होता है। सेल किस लेवल पे कंट्रोल होगी? हार्मोन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हार्मोन द्वारा कंट्रोल होता है। एक विजुअलाइजेशन हो गया ना आपको। देखो पढ़ना अलग बात है, रटना अलग बात है, और चीजें फील करना अलग बात है। यहाँ फीलिंग की बात चल रही है, आप फील कर पाओगे कैसे चीजें हो रही है। छोटी छोटी, जब तक छोटी छोटी चीजें नहीं पढ़ोगे
तब तक बड़ी चीजें नहीं पकड़ पाओगे। कौन सा फास्ट वर्किंग है? न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम? एक ही बात है, न्यूरल या नर्वस एक ही बात है। अच्छा, कौन सा स्लो वर्किंग है? हाँ, एंडोक्राइन। क्यों? हार्मोन निकलेगा, ब्लड में जाएगा, फिर सेल को खोजेगा, फिर सेल के अंदर घुसेगा, फिर काम करेगा, तब जाके असर होगा। और ये क्या हुआ? इसको छुआ, बिजली की रफ्तार से सर 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 पता चल गया। बिजली की रफ्तार से चलता है ये, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स। और वो केमिकल की तरह चलता है, निकलेगा, लीक करेगा, फिर ब्लड में जाएगा, फिर पहुंचेगा ठिकाने पे, तब जाके कंट्रोल करेगा। क्या सेल्स में नर्व की सप्लाई होती है? नहीं सर। तो वहां केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। इसीलिए हार्मोन द्वारा कंट्रोल होता है, और हार्मोन एक केमिकल है, पहले ही बता चुका हूं। हार्मोन का दूसरा नाम, हार्मोन का दूसरा नाम, हाँ, इंटरसेलुलर मैसेंजर। कई बार पूछा गया है। हम इतनी बार जो बातें बोलते हैं उसका कोई अर्थ होगा? हमको शौक नहीं है 10 बार बोलने का। हार्मोन का दूसरा नाम कई बार पूछा गया है, इंटरसेलुलर मैसेंजर। हाईलाइट मारो, हाईलाइटर मारो, हाईलाइटर। इंटरसेलुलर मैसेंजर। इस बार गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम तो नहा के निकलते ना तो एकदम नहा जाते। हाँ, नहीं, हम नहाने के बाद एसी नहीं चलाते, वरना हमें छींक आने लगती है, एलर्जी है उससे। नहाने के बाद हमको थोड़ा जो होता नहीं, मतलब कुछ लोग को नहाने के बाद जुकाम सा फील होता है, वैसा मुझे होता है। तो नहाने के बाद इसीलिए एसी नहीं चलाते हैं। लेकिन नहाने के बाद नहा क्या हो तो एक बार और पसीने से नहा लेते, इतनी गर्मी हो जाती है। पंखे से सूखता है कुछ, पंखे से और गीला हो जाता है। अभी ये एसी 5 मिनट बंद हो जाए ना, अभी आपको पता चल जाएगा कितनी गर्मी है ना? जब फेस चला जाएगा तो हो जाती है ना? ऐसा नहीं होता, पूरे दिन चलता है। इतना ब्लेम ना करो, ऐसा कुछ नहीं है। यूजुअली कल फेस चला गया था, फिर भी देखो जनरेटर चलवा के ठीक कराया गया था। सबसे बड़ी बात, कल जनरेटर चला और उसका चलता ही रहा, ऑटोमेटिक है, तो एक बटन दबाना होता है तो नीचे से ही ऑन हो जाता है, और फिर एक बटन दबाना होता है, वहीं से आ जाए लाइट तो ऑफ हो जाता है। वो बंदे बटन दबाना ही भूल गए, मतलब आधे घंटे जनरेटर ऐसे ही चलता रहा, आधे घंटे फ्री में। चलो, लिख लिया, लिख लिया। फिनिश्ड। अब देखो, दोनों एक साथ काम करेंगे कि अलग अलग? दो जिसमें एक जान है कि नहीं है? तो बताओ, दोनों को साथ साथ काम करना चाहिए कि अलग अलग? साथ साथ काम करना चाहिए। ज्वाइंटली कि सेपरेटली? जो जो वर्ड मैं बोल रहा हूं दिमाग में डालो, ज्वाइंटली कि सेपरेटली? ज्वाइंटली। आ रहे हैं वहीं पे बड़े। हो गया, हो गया। अब देखो, नोट, नोट, बोथ सिस्टम वर्क्स ज्वाइंटली
ज्वाइंटली मतलब साथ साथ, इन सिंक्रोनाइज्ड मैनर, इन सिंक्रोनाइज्ड फैशन, सिंक्रोनाइज्ड फैशन। सिंक्रोनाइज का मतलब मिलजुल कर, यहां पे मतलब है मिलजुल कर, मिलजुल कर एक साथ एफर्ट करना। मैं लिख रहा हूं मिलजुल कर एक साथ एफर्ट करना, एक साथ वर्क करना लिख दें। मिलजुल कर एक साथ वर्क करते हैं, मिलजुल कर एक साथ वर्क करते हैं। अब देखो दो वर्ड पे इस पे अंडरलाइन मारना, एक ज्वाइंटली पे और एक सिंक्रोनाइज फैशन पे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पुटअप होगा, यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है। एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, इसमें निकलता है केमिकल। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, क्या होती है, ये समझ जाओगे ना, इसमें होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, इसका मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि, उससे निकल, और ये डक्टलेस होती है भाई साहब, डक्ट नहीं होती इसमें, डक्ट नहीं होती, मतलब ये ग्लैंड तो है पर इसमें कोई वो नहीं है, देखो डक्ट नहीं है, यहां पे हार्मोन भरा हुआ है लेकिन डक्ट नहीं है, ये हार्मोन भरा हुआ है इसमें, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड समझ जाओगे ना इजी, और उसमें हार्मोन भरा है लेकिन डक्ट नहीं है। देख लो डक्ट कहीं है ही नहीं, अगर डक्ट होती तो ऐसे दिखाते, पर डक्ट है ही नहीं, डक्टलेस होती है। और सिक्रीट ए केमिकल, सिक्रीट्स ए केमिकल, और नाम आप सब जान चुके हो, दैट इज इंटरसेलुलर मैसेंजर, इंटरसेलुलर मैसेंजर। मैं बार बार ऐसे क्यों लिख रहा हूं, इंटरसेलुलर मैसेंजर या हार्मोन, ताकि आपको यही चीज याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए, और हिंदी में ऐसे लिखते हैं। गलत है, कहाँ गलत है, अरे ये आएगा लो, सही था, क्या हो गया, रा नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता रा ना है, ये ना, अरे हम नहीं जानते, चलो लिखो, एक तो हिंदी लिख रहे हैं आपके लिए, ऊपर से कह रहे हो सही लिखो गलत, माँ पे क्या लगेगा, ऐसे भी लिखा होता है, जाओ हम आपको ऐसे 50 जगह दिखा देंगे, चलो। तो हार मोन तो लिखा ही है, अरे लिखो भाई, लिखो लिखो पहले, हाँ हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, चलो।
हो गया? बढ़े आगे। तो हार्मोन डक्टलेस ग्लैंड से निकलता है और एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, और इसको इंटरसेलुलर मैसेंजर बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये दो सेल के बीच में मैसेज को कन्वे करेगा, इसलिए नाम पड़ गया क्या? इंटरसेलुलर मैसेंजर। अब जो हार्मोन्स होते हैं उसकी दो डेफिनेशन है, हार्मोन की दो परिभाषाएं हैं। हार्मोन की डेफिनेशंस यानी परिभाषा, एक है क्लासिकल और एक है साइंटिफिक, मॉडर्न एंड साइंटिफिक। एक है क्लासिकल डेफिनेशन यानी प्राचीन वाली, पुरानी वाली, एक है मॉडर्न एंड साइंटिफिक। न्यू वाली, नवीन। ये कहती है कि हार्मोन निकलते हैं डक्टलेस ग्लैंड से, ये वही कहती है जो अभी बता के आए हैं। ये कहती है हार्मोन्स secreted from ductless gland, अभी बताया था ना, एंड रिलीज्ड इनटू, और रिलीज मतलब छोड़ देना, रिलीज्ड इनटू ब्लड। कहां पे छोड़ दिए जाते हैं? ब्लड में, यानी रक्त में छोड़ दिया जाता है, ब्लड में छोड़ दिया जाता है। अब ब्लड उसे कैरी करके कहीं दूर टारगेट सेल तक ले जाता है। कहां तक? दूर, चांद या मंगल ग्रह पे कहीं ले जाएगा। उतना दूर नहीं ले जाएगा, हमारे शरीर में ही कहीं दूर ले जाएगा, चांद मंगल ना समझ जाना। तो यानी क्या? अब ब्लड इसे क्या कर देगा? ब्लड कैरीज इट, इट मतलब हार्मोन, ब्लड कैरीज इट यानी हार्मोन टू द डिस्टेंटली प्रेजेंट टारगेट सेल, यानी दूर उपस्थित टारगेट सेल तक ले जाएगा, दूर उपस्थित टारगेट सेल तक ले जाएगा और फिर वहां काम करेगा। ये हो गई ओल्ड वाली परिभाषा। ओल्ड वाली परिभाषा कहती है कि ये निकलेगा एंडोक्राइन ग्लैंड से जो कि डक्टलेस है, और निकलने के बाद ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा, और ब्लड में रिलीज करने के बाद इसे दूर कहीं पे टारगेट प्लेस पे ले जाएंगे। तो हार्मोन्स वही पुरानी बात है, दो तीन बातों को हाईलाइट कर देता हूं। डक्टलेस ग्लैंड से निकलेंगे, कहां रिलीज किए जाते हैं? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड में। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ये कहां काम करते हैं? तो हार्मोन यहां जाके काम करते हैं। कहां करते हैं? टारगेट सेल में। सभी सेल में काम नहीं करते सर, सभी सेल में काम नहीं करते। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मेरे अंदर एक हार्मोन निकल रहा है, मान लो मैं एक एनिमल हूं, मेरे अंदर एक हार्मोन निकल रहा है प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन का काम है क्या? फीमेल मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड पर जाके काम करना। सभी ग्लैंड की कोशिकाओं पे काम नहीं करेगी। क्या पैर से दूध बनने लगेगा? नहीं, बताओ, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, है ना? कंपटीशन में भैंसे से दूध निकाल लिया था, है ना? तो बताओ, क्या हाथ की कोशिकाओं में प्रोलैक्टिन पहुंचा? क्या वहां से दूध निकलेगा? क्या दूध टपकने लगा? नहीं। टारगेट सेल जहां होगी वहीं से दूध निकलेगा, वहीं पर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेमोरी ग्लैंड में ही जाकर के काम करेगा। भले ही पूरी बॉडी में तैर रहा है, पर बाकी कोशिकाओं पे बेअसर है। क्यों बेअसर है? क्योंकि वो नॉन टारगेटेड सेल है, वो टारगेट सेल नहीं है।
ये नॉन टारगेटेड सेल पर काम नहीं करता। जैसे स्किन नॉन टारगेटेड सेल है, लेकिन मेमोरी ग्लैंड टारगेटेड सेल है, वहां जाके काम करेगा, वहां मिल्क बनाएगा, वहां मिल्क बना के निकालेगा। बोलो क्लियर है? ठीक है ना? उसी तरह जो हार्मोन होते हैं वो विशेष जगह पे ही जाके काम करते हैं। उन विशेष कोशिकाओं को क्या कहते हैं? टारगेट सेल की नॉन टारगेट सेल? टारगेट सेल बोलते हैं। चलो ये बात क्लियर होगी। मॉडर्न डेफिनेशन पे आते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन पे आते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहता है? ध्यान से सुनना। हार्मोन्स हमें खाने से प्राप्त नहीं होते। क्या हार्मोन्स? मोमोज खा लिया, पता लगा आज थायराइड, आज का थायरॉक्सिन मिल गया। पता लगा आज पिज्जा खा लिया, तो आज पता लगा आपको पिट्यूटरी ग्लैंड वाले सारे हार्मोन मिल गए। पता लगा आज पिज्जा और मोमोज खा लिया तो थायराइड और बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड वाले सारे मिल गए। पता लगा आज ग्रीन वेजिटेबल खा लिया तो हमें हार्मोन मिल गए ना। हार्मोन हमें खाने में प्राप्त, हार्मोन खाने से प्राप्त नहीं होते। मतलब दे आर न्यूट्रिएंट की नॉन न्यूट्रिएंट? दे आर नॉन न्यूट्रिएंट। हार्मोन हमारे शरीर में बनते ही खाने से प्राप्त नहीं होते, तो दे आर नॉन न्यूट्रिएंट। तीन बातों पर फोकस करिएगा। मैं जहां जहां से क्वेश्चन आता है वहीं पे टारगेट हूं। नॉन न्यूट्रिएंट है कि न्यूट्रिएंट? नॉन न्यूट्रिएंट मतलब सीधी बात है, खाने से प्राप्त नहीं होते। पता लगा कुरकुरे खाओ, आपका थायरॉक्सिन प्राप्त हो गया, खाने से प्राप्त नहीं होते। पता लगा फिर टीवी पे ऐड आए, कुरकुरे खाओ हार्मोन बनाओ, खाने से प्राप्त नहीं होते। मैगी खाइए, कुछ खाने की जरूरत नहीं। फिर बाबा रामदेव के पीछे होते, वो कहते हैं मेरा चिप्स खाइए, पतंजलि स्पेशल, सारे हार्मोन बनाएगा, इतने हार्मोन बना देगा कि आप सब उछल पड़ोगे। तो नॉन न्यूट्रिएंट्स खाने से प्राप्त नहीं होते। दूसरा दूसरा जो है ना, अभी अभी बताया था, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। बोलो एक्टस। ये बात बहुत पुरानी हो गई सर, लेकिन लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पूछा जाएगा मॉडर्न परिभाषा के अकॉर्डिंग कौन सा सही नहीं है। तो पहले सही पता चले तब तो पता चलेगा कौन सा सही नहीं है। एक्टस इंटरसेलुलर की इंट्रासेलुलर? इंटरसेलुलर मैसेंजर, इंटरसेलुलर मैसेंजर। और आखिरी रिलीज्ड इन ट्रेस अमाउंट, रिलीज्ड इन ट्रेस अमाउंट। आजकल आजकल न्यू मॉलिक्यूल्स डिस्कवर्ड किए गए, जो हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। और अब एनसीईआरटी कहती है, नए परिभाषा में कहती है एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं निकलते। आज की डेट पे हम कहेंगे कि न्यू वाले जो निकल रहे हैं वो भी हार्मोन की तरह काम कर रहे हैं। तो अब एनसीईआरटी ने परिभाषा बदल दी। उसने कहा, यहां यूज किया था, देखो कौन सी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं हार्मोन्स, निकलते हैं डक्टलस ग्लैंड यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से। यहां कहती है ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, और ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। अभी पढ़ेंगे एनसीईआरटी, क्लियर हो जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। बताओ नया वर्ड क्या आया? ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड वर्ड पे फोकस करना। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। ये पुरानी परिभाषा है, ये नई परिभाषा है। नई परिभाषा में तीन चीजें फोकस करनी है। पहला, बहुत कम मात्रा में निकलते हैं। नंबर 2, इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं। नंबर 3 बताओ, नॉन न्यूट्रिएंट की न्यूट्रिएंट? नॉन न्यूट्रिएंट की न्यूट्रिएंट क्या? आजकल न्यू मॉलिक्यूल डिस्कवर्ड हो चुके हैं जो हार्मोन की तरह बिहेव करते हैं, एंड दे आर सिक्रेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड।
हार्मोन्स हमें खाने से प्राप्त नहीं होते। हार्मोन इंट्रा सेलुलर मैसेंजर बताया था कि इंटर, इंट्रा की इंटर, इंटर, और ट्रेस अमाउंट में निकलते हैं कि बल्क अमाउंट में। तीन बातों पे फोकस करना है हमको। पहला पहला पॉइंट ये था, यहां से क्वेश्चन आएगा। दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट ये था। फिनिश्ड। आजकल न्यू मॉलिक्यूल डिस्कवर किए गए हैं जो हार्मोन के जैसे बिहेव करते हैं। अच्छा, ये कहां से निकलते हैं? दे आर सिक्रेटेड फ्रॉम द, मतलब आजकल बोला गया हार्मोन और उसके जैसे मॉलिक्यूल कहां से निकलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड कहना बंद कर दिया गया है। क्या कहने लगे आजकल? ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। आजकल कौन सा वर्ड इस्तेमाल करने लगे? बताओ, मॉडर्न परिभाषा में हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या वर्ड यूज करेंगे? ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है ना? इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे चलेंगे। हार्मोनल सिस्टम इनवर्टिब्रेट्स यानी अकशेरुकी जीवों में होता है कि वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकी जीवों में होता है? दोनों में होता है, दोनों में होता है। इनवर्टिब्रेट्स में भी कुछ में होता है और वर्टिब्रेट में तो सब में होता ही है। ठीक है ना? तो दोनों में होता है। अब दोनों में क्या अंतर है, आइए देखिए। लिख लिया सभी ने? देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम, मैं हार्मोनल सिस्टम लिखता हूं, किस में पाया जाता है? एक, दो, किस में पाया जाता है? इनवर्टिब्रेट्स में भी पाया जाता है, वो भी सभी में नहीं, कुछ में। इनवर्टिब्रेट्स में यानी अकशेरुकी जीवों में, सुना है? जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम और हम लोग क्या है, हमारे पास देखो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, तो हम वर्टिब्रेट्स हैं। देखो, इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल टाइप का होता है, सिंपल टाइप की कॉम्प्लेक्स टाइप? सिंपल टाइप। दूसरी बात, सिक्रीट्स फ्यू हार्मोन, सिक्रीट्स फ्यू हार्मोन्स। बोलो, क्लियर है? कुछ हार्मोन निकलता है। यहां चेक करिएगा, सिंपल का उल्टा कॉम्प्लेक्स टाइप होगा। हम लोग में जटिल प्रकार का होता है, उनमें सरल प्रकार का होता है। ऑब्वियस सी बात है, मुझसे ज्यादा एडवांस है। और यहां सिक्रीट्स फ्यू का उल्टा हो जाएगा मैनी, मैनी हार्मोन्स। फ्यू हार्मोन्स और मैनी हार्मोन्स। इनवर्टिब्रेट में सिंपल टाइप का होगा, कुछ हार्मोन निकालेगा।
फिजियोलॉजी किस पर आधारित होती है? ह्यूमन बीइंग पे, इंसानों पे। तो इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल टाइप का होता है, हमारे पास जस्ट उल्टा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। उनमें कुछ हार्मोन निकलते हैं और हमारे पास लिखा हुआ है कि हमारे पास मैनी हार्मोन निकलते हैं। उसमें कुछ निकलते हैं, यहाँ मैनी निकलते हैं, दोनों में फर्क है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम, अपने खुद का एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें भी दो भाग हैं, एक है ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड आएगी, याद आया कुछ अभी? ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाएगी, और एक आ जाएंगे अदर ऑर्गेन्स। अदर ऑर्गेन्स जहां से हार्मोन्स निकल सकता है, जहां से हार्मोन्स, जहां से भी हार्मोन निकलता है, मतलब वो मेन ऑर्गन नहीं है, जहां से भी हार्मोन्स निकलता है, जहां से भी हार्मोन्स निकलता है, या जहां से भी हार्मोन निकलते हैं, मतलब इसका मतलब ये ऐसे ऑर्गन है जो ओरिजिनली एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं थे, पर ये भी हार्मोन निकाल रहे हैं। यहां चेक करो, यहां क्या क्या आ जाएगा, जरा ऊपर से स्टार्ट करो। पीनियल, यस सर। पिट्यूटरी, हाँ बोलो आगे। बिल्कुल सही। नीचे थायराइड हो गया, और बताओ भाई? सर थाइमस आएगा, और नीचे चलो सर पैंक्रियास आ जाएगा, सर और नीचे आ जाएगा गोनैड्स, और गोनैड्स में ओवरी एंड टेस्टिस आ जाएगा। इसमें आता है ओवरी इन फीमेल। ओवरी इन फीमेल का सिंबल जानते हो ना, ये, और यानी इसको बोलते हैं अंडाशय। और एक आएगा टेस्टिस इन मेल, यानी कि हिंदी में ये बोलते हैं। और यहां देखो, यहां क्या आ जाएंगे? यहां आ जाएगा आपका हार्ट, यहां आ जाएगी आपकी, बना इसलिए दे रहे हैं याद रहेगा, किडनी, और क्या आ जाएगा यहां आ जाएगा लिवर, यहां आ जाएगा आपका स्टोमक। स्टोमक ना लिख के जीआईटी लिखो, उसमें सब आ जाएगा। जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और कुछ? हाँ मेन तो हो गए, एसेक्ट्रा। क्लियर? खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा है। काला दिल, काला दिख, काला है इसके बारे में। पीलिया हो गया है, किडनी को पीलिया हो गया है।
अरे चलो फिर अब चेंज कर देते हैं, रेडिश ब्राउन बनाना पड़ेगा। नहीं ये वाला नहीं है, ढूंढ लेते हैं। रेडिश ब्राउन है ना, तो रेडिश ब्राउन आ गए, ये लो रेडिश ब्राउन होता है। देखो ऑर्गेनाइज्ड में क्या आएगा और अदर में क्या आएंगे, ये जरूर इस पे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। ऑर्गेनाइज्ड में कौन सा आएगा और अदर में कौन सा आएगा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन, क्या सारे ऑर्गन एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं? नहीं सर। और फिर अगला क्वेश्चन, क्या केवल ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड ही हार्मोन निकालते हैं? नहीं सर। हो गया। देखो हाइपोथैलेमस के बारे में कुछ बातें करेंगे, हाइपोथैलेमस के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये हाइपोथैलेमस, ये है पिट्यूटरी का स्टॉक। ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड अभी नोट नहीं करोगे, फिर अब आगे बढ़ेंगे तो कहोगे लेट हो रही है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसमें दो लोब हैं, एक आगे एक पीछे वाला, और यहां पर होती है स्पेशल सेल
जिसका नाम होता है न्यूरो सिक्रेटरी सेल, और ये कुछ और नहीं, न्यूरॉन ही है, न्यूरॉन ही है। ये देखो, ये इसका एक्सॉन यहां तक आया है, ये न्यूरॉन ही है, कुछ और नहीं है, बस वो सिक्रीशन करेगी। न्यूरॉन ही है, बस वो सिक्रीशन के लिए मॉडिफाई हो गई है। ये देखो, यहां पर भी कुछ न्यूरो सिक्रेटरी सेल पाई जाती है। मतलब न्यूरो सिक्रेटरी सेल कहां पाई जाती है, क्वेश्चन बताओ, बोलिए। हाँ, हाइपोथैलेमस। इधर से ब्लड आ रहा है, इधर से ब्लड जा रहा है, और ये है कैपिलरीज का जाल। केशिकाएं सुना है, तो ये रक्त केशिकाएं हैं, इनमें ब्लड आ रहा है, ब्लड जा रहा है, ये और ये कैपिलरीज है, यानी कि केशिकाओं का जाल। कैपिलरीज यानी केशिकाएं। बहुत पतली सी ब्लड वेसल को क्या बोलते हैं, केशिका, है ना। और यहां से ब्लड जा रहा है, और यहां से ब्लड वापस आ रहा है। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। इस पूरे सिस्टम का नाम है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। क्या नाम है इसका? ये पूरी रेड वाला जो जाल बिछा हुआ है, इसको बोलते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो, यहां का हार्मोन यहां बन के यहां चलाएगा डायरेक्ट। यहां का हार्मोन, ये इनका नाम है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, और ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, दिस इज मॉडिफाइड नर्व सेल। मॉडिफाइड नर्व सेल है जो सिक्रीशन के लिए अडेप्टेबल हो गई। ये देखो, यहां से डेंड्राइट्स है, और यहां क्या है, ये है साइटोन, और ये क्या है, एक्सॉन। ये एक्सॉन है, देख लो साफ साफ, और ये इनके एंड है, एक्सॉन के एंड है, एक्सॉन एंड है, और यहीं पर हार्मोन रिलीज हो जाएगा। यहां से बनेगा, यहां रिलीज होगा, लेकिन यहां का हार्मोन यहां बनेगा और रिलीज ब्लड में होगा। रिलीज होगा ब्लड में, इधर ध्यान देने की बात है, रिलीज होगा ब्लड में। ये देखो, यहां पे रिलीज यहां होके आ रहा है, ब्लड में आ रहा है, और यहां से फिर जाकर के फिर यहां रिलीज होगा, फिर यहां रिलीज होगा। सॉरी, एक एरो उधर लगाओ, एक एरो उधर लगाओ। मतलब समझ पाए मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा, ध्यान देने की बात है, मैंने क्या कहा, यहां का हार्मोन यहां बना, ये देखो यहां बना, और यहां रिलीज हो गया, यहां स्टोर हो जाएगा, इस लोब में स्टोर हो जाएगा। ये आगे का लोब है एंटीरियर, ये एंटीरियर लोब है, और ये कौन सा लोब है, पीछे का पोस्टीरियर। तो कहां के हार्मोन की बात चल रही, पोस्टीरियर लोब की। पोस्टीरियर लोब के हार्मोन पोस्टीरियर लोब में नहीं बने, कहां बने सर? न्यूरो सिक्रेटरी सेल ऑफ हाइपोथैलेमस में। केवल यहां आके स्टोर हुए हैं, केवल क्या हुए, स्टोर, बने नहीं है। बनाया कहां पे, न्यूरो सिक्रेटरी सेल ऑफ हाइपोथैलेमस। केवल यहां पे क्या हुए हैं, स्टोर हुए हैं सर, केवल स्टोर हुए हैं बस, और कुछ नहीं, दैट्स ऑल। लेकिन यहां चेक करिए, यहां के हार्मोन यहां बने, यहां के हार्मोन यहां बने, फिर कहां रिलीज हो गए सर, ब्लड में।
कहाँ के ब्लड में? सर यहाँ के ब्लड में। कहाँ के ब्लड में? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के ब्लड में रिलीज हो गए। अब हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के ब्लड में रिलीज होने के बाद देखो ये ब्लड बह के इधर से इधर आ रहा है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी में निकल जाएंगे, और एंटीरियर पिट्यूटरी में जब निकलेंगे तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन वहां बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते। ये आदेश देगा, जैसा ये आदेश लाएगा वैसे ही यहां पर बनेगा या नहीं बनेगा। मैं बताता हूं, यहां से दो आदेश आ सकते हैं, या तो यहां से एक हार्मोन निकलेगा RH और या तो यहां से निकलेगा IH। अब ये क्या होता है बस थोड़ी देर बाद देखेंगे। एक रिलीजिंग हार्मोन, एक इनिबिटरी हार्मोन। अब जरा इतना जान लो, रिलीजिंग हार्मोन अगर निकला तो पिट्यूटरी को ये पता चल जाएगा कि भैया मेरे को अपना हार्मोन बनाना है। एंटीरियर पिट्यूटरी को ये पता चल जाएगा कि मेरे को अपना हार्मोन बनाने का आदेश आएगा। कहां से? किंग से। किंग कौन है ना? अच्छा, जब वहां से IH आएगा तो इसको पता चलेगा, अरे अरे नहीं, स्टॉप करो, सिंथेसिस को रोको। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो सब मास्टर ग्लैंड है, वो बताओ उसको रियली कंट्रोल कौन कर रहा है? बाय सिक्रेटिंग हाउ मेनी हार्मोन? बाय सिक्रेटिंग हाउ मेनी हार्मोन? दो। नाम बताओ, RH और IH। RH क्या? रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या जानकारी देगा कि भाई रिलीज हो जाओ, आदेश आया है। अच्छा, इनिबिटरी हार्मोन क्या कहेगा? नहीं नहीं, ब्रेक मारो, नहीं निकलना, समथिंग इज रॉन्ग, राइट? इज दैट क्लियर? बताओ कहां के हार्मोन, कहां का हार्मोन वही बनता है? सर एंटीरियर लोब का हार्मोन यही बनता है, पर पोस्टीरियर लोब का हार्मोन यहां नहीं बनता, तो कहां बनता है? ठीक है ना? क्या इस लोब को, ये लोब अपने आप को कंट्रोल कर पा रही है? नहीं। लेकिन ये इस लोब को, ये लोब अपने आप को कंट्रोल कर रही है, किसके अंडर में? हाइपोथैलेमस के अंडर में। कहां के हार्मोन को हाइपोथैलेमस डायरेक्टली बना के भेज रहा है? पोस्टीरियर वाले को। कहां पे? खुद नहीं बना रहा है, केवल आदेश भेज रहा है कि बनाओ या रोको, बनाओ या रोको। बनाने के लिए RH, रोकने के लिए IH। छाप लो। बायोलॉजी में फिगर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिगर अगर क्लियर है तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर। इस फिगर में बहुत सारे रहस्य छुप गए और क्वेश्चन भी आ जाएंगे। ऐसे ऐसे ऐसे। जाल बना लीजिए, इधर भी जाल बना दीजिए। अब देखिए, एक्सोन एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर है। न्यूरो सिक्रेटरी सेल कहां पाई जाती है? कहां पाई जाती है? हाइपोथैलेमस पे। और न्यूरो सिक्रेटरी सेल है क्या? ये कुछ और नहीं है, क्या है? मॉडिफाइड नर्व सेल। नाम ही है ना न्यूरो। अरे न्यूरो सेल जो क्या करने लगी है? सिक्रीशन। किस चीज का? हार्मोन्स का। नाम पड़ा न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स।
पिट्यूटरी ग्लैंड में कितने लोब होते हैं? कौन सा लोब बड़ा होता है? किस लोब के हार्मोन वही बनते हैं? एंटीरियर। हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम रिलेटेड टू एंटीरियर लोब। कहां के हार्मोन वहां नहीं बनते? पोस्टीरियर। तो कहां बनते हैं? न्यूरो सिक्रेटरी सेल ऑफ हाइपोथैलेमस। ये लिखो, फिर जल्दी से कुछ बढ़िया से क्वेश्चन कराएं। और हार्मोन और एंजाइम में क्या समानता है? दोनों ही बहुत कम मात्रा में निकलते हैं। हार्मोन और एंजाइम में क्या समानता है? दोनों ही बहुत कम मात्रा में निकलते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई? यानी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बारे में काफी जानकारियां मिल गई है। कौन सा लोब को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रही है? एंटीरियर को। ठीक है ना? डायरेक्ट कंट्रोल कर रही है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट कंट्रोल कर रही है विद द हेल्प ऑफ रिलीजिंग एन इनिबिटरी हार्मोन, वाइल पीछे के वाले को खुद डायरेक्ट कंट्रोल कर रही है, इसलिए इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। Similarity between enzyme and hormone is both are used in minute amount. ये बताइए, मोर साइंटिफिक डेफिनेशन मतलब मॉडर्न वाली की ओल्ड वाली? मॉडर्न वाली की ओल्ड वाली? जल्दी बताओ। पहला गलत है सर, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा दे आर नॉन न्यूट्रिएंट एंड एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। चौथा, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द हार्मोन? हार्मोन के लिए क्या चीज सही नहीं है? दे एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ ग्लैंड, सही है।
दूर कहीं जाके काम करते हैं। दे आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, सही है। डायरेक्ट रक्त में उड़ेल दिए जाते थे, डायरेक्ट रक्त में उड़ेल दिए जाते थे। दे आर यूज्ड अगेन एंड अगेन लाइक कैटलिस्ट, गलत सर, ये कभी दोबारा यूज नहीं होते भाई। एंजाइम कैटलिस्ट की तरह होती है, लेकिन ये कभी दोबारा यूज नहीं होते। एंड दे आर प्रोड्यूस इन वेरी माइन्यूट ट्रेस अमाउंट, यानी माइन्यूट अमाउंट, ये सही है सर। और बायोलॉजिकली वेरी एक्टिव है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत निकला? थर्ड। ये तो नहीं हो पाएगा अभी, ये हो जाएगा। The hypophyseal portal system transport the releasing an inhibitory hormone from the hypothalamus to the which of following marked 1 2 3 4 part, कह रहा है 1 2 3 4 4 मार्किंग दी गई है। निम्नलिखित में से कहां पर जाकर के रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन वर्क करेगा? देखो, देख के बताओ सर। दूसरे पे क्यों? क्योंकि एंटीरियर लोब है सर, और आपने बताया भी था। ये देखो, इसका एक्सॉन छोटा था, ये हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम है, यहीं पे लाके रिलीज कर रहा है। ये देखो यहाँ पे कंट्रोल कर ले रहा है, फिर यहाँ से ये हार्मोन को लेके चला जाएगा। जबकि देखो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला कंट्रोल है, ये डायरेक्ट नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। इसीलिए कल बताऊंगा, इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। न्यूरो क्योंकि नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। क्या ये डायरेक्ट नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है? नहीं, ये डायरेक्ट नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। यहाँ का हार्मोन यहाँ बनता भी है और स्टोर भी हो जाता है अंडर द RH and IH। यहाँ का हार्मोन RH और IH के अंदर में नहीं रहता, डायरेक्ट यहीं बनता है और यहीं निकल आता है। ये देखो डेंड्राइट्स, ये देखो साइटोन, ये देखो उसका एक्सॉन। किसका एक्सॉन लंबा होता है, एंटीरियर का कि पोस्टीरियर का? क्योंकि इसको डायरेक्ट नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, इसको डायरेक्ट नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं करता है। समझ में आई बात? क्या दो क्वेश्चन बताइए, क्या सारी स्टेटमेंट 1, क्या सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन निकालते हैं? हाँ ये तो सही है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो हार्मोन निकालेंगे, पर क्या सारी ग्लैंड बॉडी की हार्मोन निकालती है? नो सर, सारी ग्लैंड हार्मोन नहीं निकालती। पसीने की भी तो ग्लैंड है, पसीना निकाल ले, क्या पसीना हार्मोन है? लार की ग्लैंड लार निकाल ले, क्या हार्मोन है? स्टेटमेंट गलत हुआ कि सही हुआ? गलत हो गया। दूसरी बात, सारे हार्मोन सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड से ही निकलते हैं और कहीं से नहीं निकलते। सर गलत हो गया, अभी तो आप ही ने बताया था हार्ट से भी निकलता है, किडनी से भी निकलता है, लिवर से भी निकलता है, GIT से भी निकलता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ठीक है ना। हार्मोन इंट्रासेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। सर गलत बोल रहे हैं आप, इंटरसेलुलर मैसेंजर बोलना चाहिए। हार्मोन्स डक्ट वाली ग्लैंड से निकलते हैं, डक्टलेस से निकलते हैं। मैं बोल रहा हूं, आपको बताना है सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। अच्छा, फिर हार्मोन्स केवल प्रोटीन के बने होते हैं, गलत है सर। एंजाइम्स थोड़ी ना है, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। हार्मोन्स बहुत सारे केमिकल के बने होते हैं, हम करेंगे आगे क्वेश्चंस, है ना। फिर आपको पता ही है कि हार्मोन्स जो होते हैं वो और भी काम करते थे, राइट, जैसे कल हम लोग पढ़ेंगे। देखो जरा, न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर लोब के लिए कौन सी बात सही है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है न्यूरो हाइपोफाइसिस के लिए। इट स्टोर्स एंड रिलीज द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, सही है सर। इट सिक्रेट्स ओन हार्मोन, ना ना ना। फिर बताओ, इट्स पुअरली डेवलप्ड इन फंक्शन इन ह्यूमन, गलत। इट स्टोर्स द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर लोब। तो यानी कौन सा सही हुआ? समझ आई ना बात? बाकी हम लोग आगे करेंगे तो सारे क्वेश्चन धीरे धीरे होने लगेंगे। रियली आज तो एक इंट्रोडक्शन था, कल हम बढ़ेंगे इसके आगे। तो कुछ क्वेश्चन कल आते ही प्रैक्टिस कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। चलिए।